11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का मोदी जी ने माफ किया। ये रेवड़ी नहीं है। हाँ, ये है कि नफरत की राजनीति में मजा बहुत आता है। कट्टरपंथ की एक राजनीति ऐसी होती है जिसमें मजा बहुत आता है। हाँ, इसको मार दो, हाँ इसको काट दो। अकेले नरेंद्र मोदी ने 85 लाख करोड़ रुपए का 85 लाख करोड़ पिछले 8 साल 9 साल के अंदर मोदी जी ने कर्जा लिया है। हम जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ते हैं और उनको हराने का काम करते हैं। 75 साल से इकट्ठा जो राजनीति का कचरा है उसको अगर साफ करना है तो उसके लिए झाड़ू चलानी पड़ेगी। मोदी जी की अर्थव्यवस्था क्या है? जनता का पैसा लूटो, बैंकों से पैसा निकालो, अपने कुछ चंद मित्रों को दो, वो उनसे पैसा लूट के और विदेशों में जाके बैठ जाए। और एक ही व्यक्ति के नाम सब कुछ नीलाम कर रही है, अडानी के नाम। कोयला अडानी का, गैस अडानी का, सीपोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। Medina Public School admissions are open. Cavalier Katti Center near Rajkamal Hotel, Hulsur Road. देखिए, बीजेपी वाले कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, यानी एक मोदी जी एक बोमई जी, लेकिन दोनों इंजन फेल हो चुका है। कैसे फेल हो चुका है? एक सरकार जो मोदी जी की चल रही है वो देश की संपत्तियां बेच रही है, रेल, सेल, कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, LIC, बैंक, सब कुछ बेच रही है। और एक ही व्यक्ति के नाम सब कुछ नीलाम कर रही है, अडानी के नाम। कोयला अडानी का, गैस अडानी का, सीपोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उसको दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा उसको माफ किया। तो इस देश का नौजवान अगर अनएम्प्लॉयड है, उसको नौकरी चाहिए तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान को उसके फसल का दाम चाहिए तो सरकार कहती है पैसा नहीं। माताओं बहनों को और सबको कहना होता है कि भाई महंगाई कम कर दो, तो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं। तो पैसा जा कहां रहा है जनता का? जनता का पैसा अडानी के पास जा रहा है। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। अकेले नरेंद्र मोदी ने 85 लाख करोड़ रुपए का 85 लाख करोड़ पिछले 8 साल 9 साल के अंदर मोदी जी ने कर्जा लिया है। तो मोदी जी कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके अपने दोस्तों को बांटते हैं और उसी से अपनी सरकार और सत्ता चलाते हैं। देश की राजनीतिक सत्ता को कायम रखने के लिए आर्थिक सत्ता अडानी के माध्यम से वो खड़ी करते हैं। अब यहाँ कर्नाटक में आ जाइए तो यहाँ 40% कमीशन की सरकार चल रही है। तो दोनों इंजन फेल हो चुका है। हर चीज में कर्नाटका के अंदर भ्रष्टाचार, सरकारी स्कूलों से लेके, थानों से लेके, हर जगह बगैर रिश्वत के कोई टेंडर नहीं होता, कोई काम नहीं होता। तो अगर ये राजनीति की गंदगी साफ करनी है, 75 साल से इकट्ठा जो राजनीति का कचरा है उसको अगर साफ करना है तो उसके लिए झाड़ू चलानी पड़ेगी। और दीपक जी हमारे कैंडिडेट हैं, बहुत ही योग्य, पढ़े लिखे, अच्छे कैंडिडेट हैं। इनको आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा और अपील करूंगा कि इनके क्षेत्र की जनता झाड़ू पर बटन दबाए 10 तारीख को, इनको यहाँ से जिताए। और जो वादे हमने किए हैं वो सिर्फ वादे नहीं होते, गारंटी होती है। सत्ता में आए तो खुद पूरा करेंगे, नहीं आए तो सरकार से पूरा कराएंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे मुझे कहना था। कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के लोगों को, देश के लोगों को समय समय पे धोखा दिया और जिसके कारण से बीजेपी सत्ता में आई। आज अगर बीजेपी सत्ता में है तो इसके लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इनसे नहीं लड़ सकती। हमने 3 बार बीजेपी को दिल्ली में हराया। हमने 15 साल का बीजेपी का शासन MCD से उखाड़ कर फेंका। हम गुजरात गए तो वहां में 14% वोट मिला। 27 साल से कांग्रेस वहां हार रही है गुजरात के अंदर, 27 साल से। इस बार हम गए, 14% वोट लेके आए, 5 हमारे विधायक आए। अगली बार वहां भी हरा देंगे बीजेपी को। तो हम जहां जाते हैं, हम पंजाब में हम गए, 92 सीटें आई, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, अकाली दल का सुपड़ा साफ हो गया। तो हम जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ते हैं और उनको हराने का काम करते हैं। दीपक भाई को लोग झाड़ू पर वोट दें, ऐसी मैं अपील करता हूं।
सर अभी जिस तरह आम से- आदमी पार्टी का प्रणाली का दिल्ली से होता है, जब बीजेपी गंभीर तरफ से आरोप करती है वो देश की आर्थिक व्यवस्था को डैमेज करने वाला प्रॉमिस है आम आदमी पार्टी का, बोल के बोलते हैं। उस तरफ क्या बात करें? हाँ तो देखिए अपना क्या बिल्कुल सही आपने सवाल किया। अडानी को भारत के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के दे दिए गए। किसका एयरपोर्ट बना, किसके पैसे से बना? हमारे आपके टैक्स के पैसे से। अडानी को 6 कोल ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, बावजूद इसके दे दिया गया। किसका नुकसान हुआ? इस देश की जनता का। सीपोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, स्टील, सीमेंट, कोयला, गैस, सब कुछ एक आदमी को। तो रेवड़ी किसको बांट रहे हैं मोदी जी? अडानी को। नीरव मोदी कितना पैसा लेके भागा? 20,000 करोड़। मेहुल चौकसी कितना लेके भागा? 20,000 करोड़। नीरव मोदी, ललित मोदी कितना लेके भागा? 3,000 करोड़। नितिन संदेशरा कितना लेके भागा? 6,000 करोड़। तो नरेंद्र मोदी जी के जो मित्रों हैं उन्हीं को तो रेवड़ी बांट रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ये लूट का पैसा, ये लूट का माल, इसको पकड़ो। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का मोदी जी ने माफ किया। ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। 11 लाख करोड़ रुपए हो तो इस मुल्क के नौजवानों को कितनी नौकरियां दी जा सकती हैं, कितने स्कूल बनाए जा सकते हैं, कितने अस्पताल बनाए जा सकते हैं, कितने सड़कें। तो मोदी जी अपने कुछ दोस्तों को रेवड़ी बांटने का काम करते हैं। हम लोग इस देश की जनता को रेवड़ी बांटने का काम करते हैं। जनता का पैसा जनता के लिए सदुपयोग में लाते हैं और मुनाफे का बजट भी देते हैं। मोदी जी ने तो 85 लाख करोड़ अकेले कर्जा लिया। केजरीवाल ने कोई कर्जा लिया? 8 साल से मुनाफे का बजट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सारा काम करके। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, उसके बाद भी मुनाफे का बजट। क्यों? क्योंकि जब आप बिजली फ्री करते हैं तो आम आदमी के जेब में जो बचत होती है वो बचत बाजार की अर्थव्यवस्था में वो खर्च करता है। दिस इज कॉल्ड अरविंद केजरीवाल्स इकोनॉमिक्स। अरविंद केजरीवाल का अर्थशास्त्र यह है कि जनता का पैसा जनता को दो और तब बाजार की अर्थव्यवस्था चलेगी, तब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। मोदी जी की अर्थव्यवस्था क्या है? जनता का पैसा लूटो, बैंकों से पैसा निकालो, अपने कुछ चंद मित्रों को दो, वो उनसे पैसा लूट के और विदेशों में जाके बैठ जाए। तो रेवड़ी बांटने का काम, लाखों करोड़ की रेवड़ी बांटने का काम, लाखों करोड़ की रेवड़ी बांटने का गुनाह अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। उसी के लिए काम करते हैं दिन रात, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अभी कर्नाटक आम में आदमी देखें पार्टी- तो इन इलेक्शन के मूवमेंट में बहुत दिग्गज लोग अभी आम आदमी पार्टी को छोड़े। कर्नाटक में आम आदमी क्यों सफल नहीं हो रहे सर? अभी भास्कर राव भी रिसेंट। अरे आप आम आदमी से इतना कह रहे सफल होने की बात। अरे भाई 3 बार हमने दिल्ली में सरकार बना ली, पंजाब में हमने 92 सीटें लेके सरकार बना ली, गुजरात में हमें 14% वोट मिला, 5 विधायक बने, गोवा में हमें 6.5% वोट मिला, 2 विधायक बने। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव आम आदमी पार्टी को मिला है। कर्नाटक के बारे में सुन तो लो आप, आम आदमी पार्टी को, ये मुल्क 140 करोड़ लोगों का है, बहुत बड़ा देश है ये। एक साथ आप पूरे देश में विस्तार नहीं कर सकते। कर्नाटका में जो स्थिति हमारी 2 साल 3 साल 4 साल पहले थी, आज उसमें बहुत बदलाव आया है। इस इलाके में कौन उम्मीद कर सकता था कि हमें कोई कैंडिडेट भी मिल जाएगा, कोई अपने घर में बिठा के पानी भी पिलाएगा? कोई उम्मीद कर सकता था? नहीं। दिल्ली से कितनी दूर है ये जगह, लेकिन यहां भी आज हमारे कार्यकर्ता हैं, टोपी पहन के निकल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। दीपक भाई जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे कैंडिडेट हैं। तो वक्त लगता है, इससे निराश नहीं होना चाहिए। और बाकी कुछ जिम्मेदारी जनता के ऊपर भी होती है। हम तो अपना एजेंडा, अपना मुद्दा लेके जाते हैं। पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में बदलाव की शुरुआत हुई, कर्नाटक में भी होगी। थैंक यू। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में और पंजाब में जिस तरह से इलेक्शन में काम कर रही थी, जितना इंटरेस्ट दिखा थे, इस बार कर्नाटक में नहीं दिखा रही है, क्या वजह है? ऐसा आपका सोचना गलत है। हम यहाँ पे भगवंत मान जी भी आके चुनाव प्रचार करके गए, मैं भी यहाँ पे आके चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, हमारे कैंडिडेट्स चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो काफ़ी समय से मेहनत भी हो रही, कई सम्मेलन हुए जिसमें अरविंद केजरीवाल जी आए यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि
ये सोचना गलत है कि हम यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं। जहाँ हमारी जितनी क्षमता है हम उसमें मेहनत कर रहे हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार तो कुछ सीटों पे रस्म अदायगी के तौर पे चुनाव लड़े थे, लेकिन अब इस बार हम लोग मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ अच्छे संकेत, कुछ अच्छे परिणाम आने चाहिए। कर्नाटक में कितना सीट आने का चांस? ये मैं नहीं तय कर सकता, ये कर्नाटक के लोगों के ऊपर है, वो हमें कितना आशीर्वाद देंगे, कितनी सीटें देंगे। सर बीजेपी का जो हाईकमांड है ईडी आईटी जो वगैरह इलाका रहता है ना, उसको दुरुपयोग करके सिसोदिया जैसे लोगों को दबाव डाल रहे, ऐसा उनका ऊपर आरोप डाल। देखो, मैं उसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ईडी की जो इंक्वायरी लीकर पॉलिसी में चल रही है और रोज ब्रेकिंग न्यूज चलवाते हैं, देखो इन पे ये मिल गया, इन पे ये बोल दिया, इन पे ये कह दिया। 6 लोगों ने कोर्ट के सामने लिख के दिया कि हमसे जबरन जबरदस्ती मारपीट करके बयान लिया गया। एक चंदन रेड्डी नाम का व्यक्ति है जिसके कान के दोनों पर्दे फाड़ दिए ईडी ने, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, हाई कोर्ट में उसने केस किया है। दूसरा, 14 फोन मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, ऐसा प्रचारित किया गया ईडी के द्वारा। वो 14 के 14 फोन चल रहे हैं, वो सारे के सारे फोन जिंदा हैं। तो जब झूठ की बुनियाद पे आप कोई जांच करेंगे, और मैं तो कहता हूं कि ईडी एक झूठ का पुलिंदा है, तो आप अपने विरोधियों को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय में ये सारी बातें टिकेंगी नहीं। ईडी का झूठ सामने आएगा। मैंने तो खुद ईडी के खिलाफ मानहानि का नोटिस दिया है। झूठा किसी को बदनाम करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई जो सामने आएगी तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन, अभी 40% आरोप है सर कर्नाटक की बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर, वो कवर करने के लिए मिसालाती का वो आपको प्रयोग कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, किस हद तक वो यूज होता है बोल के आपको लगता है? उसको मिसालाती का प्रयोग कर रहे हो? मिसाला रिजर्वेशन। देखो, ऐसा है कि रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है देश के अंदर, और ये हमारे संविधान की व्यवस्था है। उसको कोई तरमीम करे, उसमें कोई बदलाव करे, तो ये किसी को अधिकार नहीं है, वो पार्लियामेंट को ही अधिकार है। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार ये बड़ा मुद्दा है, और इस पे सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लोग वोट करेंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपने बंगले के लिए लगाया है, उसको कैसा देखते हैं आप? सरकारी घर है, और अगर इस पे खबरें चलानी है तो 1300 करोड़ रुपए का मोदी जी का बंगला है, 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं, 8,500 रुपए की जहाज खरीदे हैं अपने लिए उन्होंने। इस पे जितनी डिबेट करनी है, बहस करनी है तो फिर कीजिए, लेकिन वो एक सरकारी बंगला है जिसमें 3 बार घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री के बेडरूम की छत गिरी, उनके माता पिता जहाँ रहते हैं उसकी बेडरूम की छत गिरी, और जहाँ वो बैठ के लोगों से मिलते हैं वहाँ की छत गिरी। 80 साल पुराना उनका घर था, पीडब्ल्यूडी वालों ने सजेस्ट किया कि नया घर बनना चाहिए, और उस नए घर को पीडब्ल्यूडी ने बनाया। ये पूरी कहानी है। सर, आने वाले 2024 में किस तरह से देखते हैं कि हुकूमत बदलेगी या फिर वही फिर मोदी शहर बदलेगी? बदलाव होगा, क्योंकि लोग त्रस्त हैं, नौजवान हो, किसान हो, माताएं बहनें हो, देश में महंगाई हो, गैस के सिलेंडर का दाम हो, किडनी कैंसर तक की दवाओं को तो महंगा कर दिया इन्होंने, बच्चों का दूध महंगा कर दिया, तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ, ये है कि नफरत की राजनीति में मजा बहुत आता है। कट्टरपंथ की एक राजनीति ऐसी होती है जिसमें मजा बहुत आता है। हाँ, इसको मार दो, हाँ इसको काट दो, इससे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। दुनिया का कोई मुल्क नफरत की बुनियाद पे, दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बगल में पाकिस्तान है, उसकी हालत देख लो, अफगानिस्तान है, उसकी हालत देख लो, हिटलर जब था जर्मनी में, उसकी हालत देख लो, दुनिया का उदाहरण उठा के देख लो। नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात इस देश के हिंदुओं को भी समझनी चाहिए, मुसलमानों को भी समझनी चाहिए, सिखों और ईसाइयों को भी समझनी चाहिए। आज समझे तो अच्छा है, कल समझ ले तो अच्छा है, देर करेंगे तो नुकसान होगा।